जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, पेन कॉपी लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने में है कि पानी का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होगा। बताइए किस तापमान में पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या साथियों 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। देखिए आपको यहाँ से ना कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ देता है कि बताइए प्रिय छात्रों परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप अगर आपको कभी भी पूछ दे, बस आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी हम लोगों के द्वारा हो रही है। तो कितना हो जाएगा परम शून्य ताप जब भी पूछे साथियों, कितना हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। और एक सवाल आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, यानी कितने डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है, इस बात को आप बताइए। तो देखिए -40 डिग्री पर ना, -40 डिग्री पर ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान क्या होता है साथियों, बराबर होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए पानी का घनत्व आप सबको पता है कि पानी का घनत्व कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, और बाकी सब बातों को भी नोट करते चलेंगे। पहले के बाद दूसरे प्रश्न में चलेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में है। दूसरा प्रश्न कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। बताइए सेरीकल्चर का संबंध किससे है। क्या आपका रेशम कीट पालन से है, या मछली पालन से है, या कृषि से है, या फिर मुर्गी पालन से है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। आपके सामने में सवाल है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों यहाँ से आपको ना और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे में आपको पूछे जाते हैं कि एपी कल्चर, क्या पूछे जाते हैं साथियों, एपी कल्चर। एपी कल्चर अगर आपको पूछ दे, अगर सेरीकल्चर नहीं पूछ के पूछ दे कि एपी कल्चर का बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा कि एपी कल्चर क्या होता है साथियों, मधुमक्खी। क्या होता है, मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी के पालन को क्या बोलेंगे, एपी कल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आपको ना एक और ये भी पूछा जाता है, जैसे वर्मी कल्चर। क्या साथियों, वर्मी कल्चर भी पूछा जाता है आपको, वर्मी कल्चर भी पूछा जाता है। तो वर्मी कल्चर भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, केचुआ के पालन को, केचुआ के पालन को क्या बोलते हैं साथियों, वर्मी कल्चर कहा जाता है। और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बस और आप लोग नोट कर लीजिए, जो वीटी कल्चर है ना साथियों, वीटी कल्चर, ये भी आपके एग्जाम में देखे जाते हैं कि वीटी कल्चर किसको कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अंगूर जो होता है, अंगूर के पालन को क्या कहते हैं, वीटी कल्चर कहा जाता है। अंगूर का जो खेती बाड़ी किया जाता है साथियों। तो देखिए सेरीकल्चर का संबंध किससे आपका है, वो हो जाएगा आपका रेशम के कीट पालन से। यानी रेशम कीट पालन से क्या हो जाएगा साथियों, सेरीकल्चर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली पालन को मत्स्य भी बोला जाता है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेंगे दो के बाद तीसरे सवाल में। देखिए तीसरा सवाल आपको कंफ्यूज करने वाला सवाल है, बच्चा इसमें कंफ्यूज करेगा। क्या बोला है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। देखिए बच्चा ना ये इस क्वेश्चन को पढ़ने का 100% बहुत कोई कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बोला है कि निर्वात में ध्वनि की गति बोला है। और मैं अब तक बच्चा क्या प्रकाश की गति पर क्या आया है। तो ध्यान रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछ देता, प्रकाश की चाल पूछता साथियों, तो प्रकाश तो आप सबको पता है कि लगभग कितना है, 3 लाख, कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 लाख मीटर पर सेकेंड आपका प्रकाश की चाल हो जाएगा। लेकिन निर्वात में ध्वनि का पूछा है, तो आप ध्यान रखिए कि देखिए ध्वनि जो आपका है ना साथियों, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है। और आप ये भी बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड ध्वनि सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है साथियों। तो देखिए निर्वात जो है वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे आपका क्या होगा, ध्वनि का गति बिल्कुल भी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को आप नोट करते चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न में चलेंगे। देखिए आज का सेशन ना काफ़ी मज़ेदार होगा आप लोगों के लिए, और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा, इसलिए आप लोग इसको मिस ना करें। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या है साथियों। क्या आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, या फिर साथियों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री है, या फिर साथियों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बताइए। तो साथियों इन चारों ऑप्शनों में देखिएगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो देखिए IUPAC का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाता है साथियों। ये हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। आप सभी भी इन बातों को नोट करते हुए चलिएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने में है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या साथियों, रिक्त स्थान दिया हुआ है। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। बताएं इन चारों में से किसने कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है इसका क्या नाम, जीव द्रव्य नाम किसने दिया? क्या आपका जेई पुरकिंजे ने दिया, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने दिया साथियों, या फिर रॉबर्ट हुक ने दिया, या फिर स्लीडन ने दिया? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। देखिए सिर्फ ना एक ही जवाब को जान करके खुश मत हो जाइए। कोई भी सवाल हो ना उसके चारों ऑप्शन से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन निकालने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी ना और मजबूत होते चले आएगा। जैसे आप लोग को बताते चले, यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है ना, इन्होंने किसका खोज किया था, आप सबको पता है किसका खोज किया था, केंद्रक का। देखिए पता होने के बावजूद भी बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि ना आपका और प्रैक्टिस ज़्यादा हो साथियों, ठीक है, और जरा भी कन्फ्यूजन ना रहे। और रॉबर्ट हुक साहब के बारे में सबको पता है, इन्होंने कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, या फिर सिर्फ कोशिका बोले तो आपका रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा। बस आप लोग को यहाँ पे प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी साथियों, इसको आपको प्यार से बताना है। और स्लीडन जो है साथियों, स्लीडन और इसके साथ एक आदमी और थे, कौन, स्वान। आदमी नहीं बल्कि ये लोग क्या थे, आदमी के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था साथियों, कोशिका सिद्धांत। आप सबको पता है कि कोशिका सिद्धांत देने का काम कौन किया था, आपका स्लाइडन और स्वान ने। कौन, स्लाइडन और स्वान ने मिलकर के क्या किया था साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जीव द्रव्य नाम किसने दिया था साथियों, वो आपका जेई पुरकिंजे ने। किसने, जेई पुरकिंजे ने क्या किया था, आपका जीव द्रव्य नाम देने का कोशिश किया था। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 5 के बाद 6ठा प्रश्न में। देखिए बाकी सब बात को आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही काफ़ी फायदा होने वाला है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? बताइए, धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? बताइए साथियों, क्या वामहस्त नियम का उपयोग किया जाता है, या फिर फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम का साथियों, या फिर मैक्सवेल साहब का कॉर्क स्क्रू नियम का, या फिर आपका फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। बहुत प्यारा सा सवाल है और कंफ्यूज करने वाला सवाल है साथियों। देखिए इसमें हर हाल में अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इस सवाल में कंफ्यूज करेगा। तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। देखिए कॉर्क स्क्रू नियम, आप स्क्रू ड्राइवर जानते हैं, स्क्रू ड्राइवर जिसको अपने भाषा में शायद आप लोग कील या फिर नट बोलते हैं, जिसको घुमा घुमा करके ना अंदर डाला जाता है। ठीक उसी तरह से ना मैक्सवेल का एक जो नियम है उसको मैक्सवेल का ना कॉर्क स्क्रू नियम कहा गया साथियों। और इसी नियम के इसमें क्या होता है कि धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से ही इसका क्या किया साथियों, इसी का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से और भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे फ्लेमिंग का आपका दक्षिण हस्त नियम, और उसके बाद फ्लेमिंग का आपका वामहस्त नियम, फ्लेमिंग साहब का वामहस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, यहाँ से भी सवाल बनते हैं साथियों। जैसे देखिए आपका क्या होता है, फ्लेमिंग का ना वामहस्त नियम में क्या होता है, आपका अंगूठा जो है साथियों, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, अंगूठा आपका बल की दिशा को, किसको, बल की दिशा को, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके तर्जनी जो है साथियों, तर्जनी ये आपका किसको बताता है, तर्जनी ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपका कौन साथियों, तर्जनी। और आपका बचा कौन है, आपका मध्यमा। तो मध्यमा के बारे में भी आप ध्यान रखिए कि मध्यमा क्या करता है साथियों, ये आपका धारा की दिशा को, किसको, धारा की दिशा को ये आपका इंडिकेट करता है। इन सभी बातों को भी नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनॉइड से गुजरता है तो यह एक खाली के रूप में कार्य करता है। यानी जब सोलेनॉइड से विद्युत पास किया जाता है तो यह एक किसके रूप में कार्य करता है, क्या बिजली की घंटी के रूप में कार्य करता है, या बार चुंबक के रूप में कार्य करता है, या फिर अवरोध के रूप में कार्य करता है, या इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है? देखिए साथियों आप लोग ना खुद से भी चुंबक बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, एक ना आप वो कील सब जो होता है, कील सब जिसको कांटी बोलते हैं, या फिर एक लोहा ले लीजिएगा, उस लोहा में ना इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, एक वायर को लपेट दीजिएगा और उसका एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, इस दोनों में ना क्या कीजिएगा, बैटरी लगा दीजिएगा, दोनों में बैटरी लगा दीजिएगा। जब इससे जब करंट पास होगा ना तो ये जो होगा साथियों ये आपका चुंबक की तरह काम करता है। और किस तरह का चुंबक, तो आपका यह बार चुंबक के रूप में कार्य करता है साथियों। किस चुंबक की तरह, बार चुंबक की तरह। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में है
देखिए कल जो आपका संडे है साथियों, कल आपका क्या होगा आप सबको पता है कि संडे में स्पेशल हम लोग का क्या होता है, फास्ट रिवीजन होता है। इसलिए कल का भी सेशन आप लोग देखना ना भूलें, बिल्कुल अपने तैयारी को और मजबूत करें हमारे साथ जुड़ के। देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने में है कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा है। देखिए विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसकी दिशा किधर होता है, क्या आपका ऋणात्मक टर्मिनल से सकारात्मक टर्मिनल की ओर होता है, या फिर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, या फिर दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों विद्युत धारा जो है उसकी प्रवाह की दिशा किधर होता है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो विद्युत धारा जो होता है ना साथियों, उसका जो प्रवाह होता है वो हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, किधर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर उसका क्या होता है, प्रवाह होता है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किधर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा साथियों। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका है, रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए हाँ 9 है आपका कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है, क्या वो नीला सबसे अधिक विचलित होगा, या फिर लाल, या फिर बैगनी, या फिर नीला और लाल दोनों। देखिए साथियों आप सब देखे हैं जब प्रिज्म से क्या किया जाता है, श्वेत प्रकाश को जब पास कराया जाता है प्रिज्म से साथियों, तब ये क्या करता है आपका, ये आपका 7 रंग में बढ़ जाता है। कितने रंग में, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और इसी को क्या वर्णपट भी कहते हैं, जिसको विबग्योर के नाम से जाना था साथियों। कौन सा ट्रिक से, विबग्योर एक ट्रिक है, इससे आप क्या करते हैं 7 रंगों को याद कर सकते हैं। तो देखिएगा इनमें से जो सबसे नीचे आपका है आपका जो बैगनी है साथियों, बैगनी जो रंग है ना, इसका सबसे अधिक क्या होता है, विचलित होता है। ये जो आपका बैगनी है ये सबसे अधिक विचलित होता है, क्या होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। और लाल जो है साथियों ये सबसे कम विचलित होता है। अब रीजन समझिए कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ना साथियों, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। सॉरी नीला नहीं बल्कि लाल का, यहाँ पे हम नीला के ठीक मार दिए लेकिन बोले लाल थे। तो लाल रंग का इसका जो तरंग दैर्घ्य है ना साथियों, इसका लाल का इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है साथियों। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। देखिए आज से पहले आप लोग पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का, किस लेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहीं पे आज सवाल वही उसी सब्जेक्ट चैप्टर से है, लेकिन सवाल को घुमा दिया है। आपको बोला है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनता है, आगे बनता है, रेटिना से आगे बनता है। बताइए किस दृष्टि दोष में, क्या निकट दृष्टि दोष में, या फिर दूर दृष्टि दोष में, या जरा दृष्टि दोष में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों बहुत मज़ेदार सवाल है। किस में होता है कि क्या हो रहा है कि वो प्रतिबिंब क्या बोलता है, प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है। मतलब रेटिना में जो आपका प्रतिबिंब बनता है एक्चुअल में उससे क्या हो जाता है, आगे बन जाता है। किस दृष्टि दोष में, बताइए साथियों। तो देखिए आप लोग को बताते चले कि जो आपका निकट दृष्टि दोष है ना साथियों, निकट दृष्टि दोष, आप बताइए निकट दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, निकट का वस्तु दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो दूर का वस्तु ना आते आते क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब रेटिना है, रेटिना से पहले ही वो क्या हो जाता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना से पहले ही वो क्या हो जाता है, आपका उसका प्रतिबिंब बनता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखता है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है साथियों, रेटिना से आगे ही बन जाता है। इसलिए फिर आप क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं आप, अवतल, सॉरी दर्पण नहीं बल्कि किसका, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस का इस्तेमाल करके फिर क्या करते हैं, जो आपका रेटिना से आगे जो प्रतिबिंब बन गया था, फिर उस प्रतिबिंब को आप कहाँ पे बनवाते हैं, रेटिना पर बनवाते हैं, ताकि वो चीज़ आपको फिर साफ साफ दिख जाता है साथियों। देखिए ये तो हो गया क्या आपका कि रेटिना से आगे बन जाता है, वो किस, निकट दृष्टि दोष में। लेकिन आपको सवाल में ये भी पूछ सकता है कि बताइए रेटिना के पीछे कब बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, दूर दृष्टि दोष में। किसमें, दूर दृष्टि दोष। और आप जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का चीज़ दिखता है बल्कि निकट का नहीं दिखता है। तो निकट का चीज़ क्या करता है आपका, निकट का चीज़ क्या होता है, जब उसको देखते हैं ना वो आपका रेटिना के उस पार चले जाता है, रेटिना के इस पार आ जाता है, रेटिना के इस पार आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है साथियों, आपको नहीं दिखता है। और इसके निवारण के लिए आप क्या करते हैं साथियों, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। फिर ये क्या करता है उत्तल लेंस, इसको फिर कहाँ पे लाके प्रतिबिंब बनाता है, आपका रेटिना पर बनाता है, तब फिर आपको वो चीज़ दिख पाता है। तो साथियों दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। बोलिए सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों। देखिए 11वां सवाल आपका है
कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बताइए, अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। क्या साथियों हमेशा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या फिर वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, या फिर लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों। देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग कि एक आपका होता है दर्पण और एक होता है आपका लेंस। एक होता है दर्पण और होता है लेंस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अगर समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए, दर्पण में आपका जैसे उत्तल दर्पण हो गया, और एक क्या होता है आपका अवतल होता है, अवतल। देखिए साथियों, जो आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण काम करता है, जैसा काम उत्तल दर्पण करता है लेंस में, वैसा काम कौन करता है, अवतल लेंस करता है। और जो अवतल दर्पण यहाँ पे काम करता है, इसका जस्ट उल्टा लेंस में वो उत्तल लेंस ऐसा काम करता है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो काम करेगा लेंस में अवतल लेंस वो काम करेगा, यानी एक दूसरे का उल्टा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए साथियों, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अभी अवतल लेंस बोला है तो अवतल लेंस हमेशा क्या होगा साथियों, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा आभासी प्रतिबिंब आप बनाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, अवतल लेंस का संबंध अगर दर्पण में आ जाइएगा तो किससे, उत्तल से हो जाएगा, और उत्तल दर्पण भी आप जानते हैं कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए, 12वां प्रश्न आपके सामने में है। 12वां प्रश्न कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए, आंख में जो प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। क्या आपका परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं, या फिर आपका पश्चमाभी पेशिया, या फिर आपका पुतली साथियों, या फिर आपका लेंस। बताइए कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए साथियों, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन आपका करता है, तो आपका परितारिका करता है। कौन, परितारिका। और परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपके अगर एग्जाम में अगर सवाल पूछ दे, देखिए आंख में जब भी रंग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछ दे ना, बोला कि आंख में रंग किसके कारण होता है, ये सब भी जब भी सवाल पूछ दे तो आप किसको टिक मार दीजिएगा साथियों, परितारिका को टिक मार दीजिएगा, और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए, 13वां प्रश्न आपका है कि किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। बताइए, देखिए जितना सारा भी कोशिकांग है ना, सारे कोशिकांग का अपना डीएनए नहीं होता है, लेकिन आपको बोला कि इनमें से किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है। क्या लाइसोसोम का अपना डीएनए होता है, या फिर सूत्रकनिका का अपना डीएनए होता है, या फिर प्लास्टिड का होता है, या फिर डी यानी 2 और 3 दोनों का होता है। बताइए साथियों। तो देखिए, कोशिकांग की अगर बात करें तो एक आपका होता है सूत्रकनिका। क्या साथियों, एक सूत्रकनिका हो जाता है। इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और एक आपका हो गया प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को क्या बोलते हैं साथियों, लौह भी बोला जाता है। प्लास्टिड को लौह कहते हैं। तो इसी दोनों में ना क्या होता है, अपना डीएनए होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में, इन दोनों में क्या होता है साथियों, अपना खुद का डीएनए होता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां सवाल में चलेंगे। आज के सेशन का 14वां प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि जीवाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं। देखिए, अनुवांशिक पदार्थ बोला है तो पहले आप जान लीजिए कि अनुवांशिक पदार्थ कहते किसको हैं। तो देखिए, अनुवांशिक पदार्थ ना, जो डीएनए है ना साथियों, डीएनए, इसको अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए क्या करता है, जो आपका माता पिता का जो गुण है, माता पिता का गुण वो किस तक लाने का काम करता है, बच्चों तक ले आने का काम कौन करता है, आपका डीएनए करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है साथियों, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बोला है कि जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है, क्या वो आपका केंद्रक में पाया जाता है, या कोशिका द्रव्य में, या कोशिका झिल्ली में, या फिर राइबोसोम में। बताइए साथियों, क्या इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। यानी डीएनए आपका कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग की इजाजत हो तो कुछ और बता दें। देखिए राइबोसोम है ना, राइबोसोम को क्या कहा जाता है साथियों, यहाँ पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आपका राइबोसोम में होता है साथियों। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। और देखिए इसीलिए इसको ना प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को अगर कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि बताइए प्रिय छात्रों, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री आपका किसको कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है साथियों, राइबोसोम को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15 प्रश्न आपका क्या है, फटाफट आप लोग देखिएगा। 15 प्रश्न
कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है। देखिए परागण की क्रिया ना खुद से भी होता है और दूसरे के द्वारा भी होता है। अगर खुद से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे साथियों। लेकिन क्या बोला कि पक्षियों के द्वारा, अगर पक्षियों के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, या एमिनोफिली के नाम से जानते हैं, या फिर एंटीनोफिली के नाम से जानते हैं, या फिर और नियोतफिली के नाम से जानते हैं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर पक्षियों द्वारा अगर परागण होगा ना साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्नियोथफिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑर्निथोफिली शायद होता है, ऑर्निथोफिली, हाँ ऑर्निथोफिली होता है। यहाँ पे शायद मिस टाइप हो गया साथियों। देखिए ऑर्निथोफिली हो जाता है, या फिर इसको आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से कुछ बातें ये भी आप जान लीजिए साथियों, क्या जान लीजिएगा, जैसे ऑप्शन ए में जो है आपका हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली क्या होता है, जब ना जल द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा, जल के द्वारा अगर परागण होगा ना साथियों तो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपका देखिए एमिनोफिली जो है अगर हवा के द्वारा, किसके द्वारा, हवा द्वारा अगर परागण हो रहा है साथियों, हवा द्वारा, तो आपका क्या कहलाएगा, एमिनोफिली कहलाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगर कीटों के द्वारा, देखिए कीटों के द्वारा भी होता है, अगर कीटों के द्वारा अगर हो रहा है, किसके द्वारा, कीटों द्वारा अगर हो रहा है ना साथियों परागण, तब क्या कहलाएगा, आपका एंटीनोफिली कहलाएगा। इन सभी बातों को भी नोट कर लीजिए साथियों। बताइए कहाँ से और सवाल पूछेगा, कोई भी सवाल पूछेगा आपको छोड़ना नहीं है साथियों, एक एक सवाल का जवाब देना है। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने में है, रुकिएगा आप लोग। 16वां प्रश्न देखिए आप लोग, क्या बोला है कि नर में बंध्याकरण को क्या कहा जाता है। देखिए बंध्याकरण उसको अब जिसको क्या बोला था, नसबंदी, नसबंदी, नर में नसबंदी को क्या कहा जाता है। क्या नर में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है साथियों, या फिर ट्यूबल लाइगेशन कहा जाता है, या फिर वैसेक्टोमी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों नर में ना वास डिफरेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नर में जो नली होता है ना, एक नली, उसको वास डिफरेंस कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। और इसी नली को ना साथियों क्या किया जाता है, इसी नली को काट करके उसको बांध दिया जाता है। इसलिए देखिए वास्ट डिफरेंस को काट के बांधना जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे साथियों, वैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी। आप ध्यान रखिएगा, नर में जो नसबंदी होता है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। देखिए नसबंदी ना आपका मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर मेल में होगा तो उसको वैसेक्टोमी कहेंगे, यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्या पता अगर पूछ दे कि अगर फीमेल में अगर नसबंदी हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए उसको ना फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। किसको, फेलोपियन ट्यूब को ना काटा जाता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है ताकि फर्टिलाइज ना हो। तो देखिए इसलिए ट्यूब को काटता है फीमेल में, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। अगर फीमेल की बात करता साथियों तो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। अगर आपको क्या बोला है कि मेल की बात करें तो वैसेक्टोमी हो जाएगा। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को ही क्या बोलते हैं साथियों, अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया आप जानते हैं कि अनैच्छिक क्रिया क्या होता है साथियों, जिस पर किसका कंट्रोल होता है, प्रतिवर्ती क्रिया बोलिए या फिर अनैच्छिक क्रिया बोलिए, इस पर कंट्रोल किसका होता है बता दीजिए आप लोग। तो किसका होता है साथियों, मेडुला। किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का इस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। इस पर ना आपके ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है साथियों। तो देखिए आपका अनैच्छिक क्रिया कौन कौन हो जाएगा, क्या मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, या फिर छींक आना, या फिर आंखों के पलकों का झपकना, या इनमें से सभी। तो देखिए प्रिय छात्रों, देखिए क्या होता है ना कि जो भी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आप मिठाई को देखिए और आपके मुंह में पानी आ गया, या फिर तेतल का नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ गया, फिर अचानक आपको छींक आ गया, या फिर आंखों के पलकों का झपकना, तो इन सभी चीज़ों पर ना आपका कंट्रोल नहीं होता है। ये आपका क्या होता है ना, आपके बिना इच्छा के अनुसार भी होता है। तो इसलिए इसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल में होता है साथियों, ये आपका मेडुला इसको कंट्रोल करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और देखिए ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों आपका प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आप देखिएगा अगर क्या है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। देखिए अगर आपके खून में अगर आयरन की कमी है साथियों तो कौन सा रोग होगा, क्या आपका टीबी हो जाएगा, या फिर आपका मधुमेह यानी शुगर हो जाएगा, या एनीमिया हो जाएगा, या फिर उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी हो जाएगा। तो देखिए साथियों अगर आपके खून में आयरन की कमी है, आयरन मीन्स लोहा, तो कौन सा रोग हो जाएगा साथियों, एनीमिया हो जाएगा। कौन सा रोग, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। एनीमिया का मतलब क्या होता है साथियों, खून की कमी। एनीमिया का माने क्या होता है, खून की कमी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और ये रोग ज़्यादा किस में होता है, फीमेल में होता है। किसमें होता है, फीमेल में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आप जानते हैं ना कि आपका जो खून है उस खून में क्या होता है साथियों,
तो खून में साथियों आपको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है साथियों, खून, हीमोग्लोबिन के कारण खून क्या होता है, लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा पाया जाता है। जब इसी लोहा का कमी हो जाएगा साथियों तो हीमोग्लोबिन का कमी होगा, और हीमोग्लोबिन का कमी होने का मतलब खून की कमी होगा, और खून की कमी अगर हुआ तो कौन सा रोग होगा साथियों, एनीमिया नामक रोग होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट आप लोग देखिएगा 19वां प्रश्न कि एंटीजन जो है इसको प्रतिजन कहा जाता है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है कि शरीर के तापमान को कम करता है, या फिर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों जो आपका एंटीजन है ना, एंटीजन क्या करता है, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। किसके, एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि आपके शरीर में कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी के अपोज में एक ना बॉडी बनाया जाता है, किसी भी बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। और उसको निर्माण कौन करता है साथियों, एंटीजन करता है। इसलिए देखिएगा एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है कि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइए खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे साथियों, क्या उसको डायलिसिस कहेंगे, या हीमोडायलिसिस कहेंगे, या ऑस्मोसिस कहेंगे, या पैरालिसिस कहेंगे साथियों। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों आप लोग जान लीजिए कि जो आपका हीमोलाइसिस है ना, हीमोलिसिस जो है ये क्या होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है ना साथियों, आरबीसी का टूटना या नष्ट होना, आरबीसी का टूटना या नष्ट होना, नष्ट मतलब यानी खत्म होना, नष्ट होना, वो आपका कौन सा क्या कहलाता है साथियों, वो आपका क्या कहलाता है, हीमोलिसिस कहलाता है। बाकी देखिए खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, डायलिसिस कहते हैं। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया साथियों। 20 प्रश्न था, इस 20 प्रश्न से आपसे कितना हल हुआ ये भी बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें और आप लोग मुस्कुराते रहें साथियों। जब तक के लिए बाय बाय।